आज हम समझते हैं पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल। प्लांट सेल को समझने से पहले हम कोशिका के बारे में समझते हैं कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझते हैं, कोशिका। ठीक है, अगर हम कोशिका की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसको पस सेल्स में डिस्कवर किया था। अगर हम जीवन की बात करें तो जीवन क्या है कि जीवन एक लाइफलेस मॉलिक्यूल से एक जीवन का निर्माण होता है। ठीक है, तो लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स। ठीक है, लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं, लाइफलेस केमिकल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, CHO, ये सारे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइफलेस एलिमेंट्स होते हैं। ये लाइफलेस मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स मिलके किसका निर्माण करते हैं, जीवन का। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट या बेसिक इकाई की बात करें कि जीवन की क्या होती है तो वो होती है कोशिका। ठीक है, या सेल। सेल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, कि कोशिका में कौन कौन से केमिकल्स उपस्थित होते हैं। तो वही सबसे पहले क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें या फिर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सबसे अधिक कंटेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन का होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, मॉलिब्डेनम हो गया, निकिल हो गया, या फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं, ये सभी इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेशियो में उपस्थित होंगे। तो ये जिस रेशियो में उपस्थित होंगे उसी के साथ हिसाब से ये क्या जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, ये लाइफलेस मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब क्या है कि लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, लाइफलेस एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये लाइफलेस एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से मिस्ट्री है कि किस तरह से लाइफलेस मॉलिक्यूल्स एक जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेल के बारे में क्या कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके बाद रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये क्या होती है कि जीवन लाइफलेस मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। सेल क्या एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक तरह से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम बात करें इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, लाइव या जीवित ऑर्गेनिज्म है, इन सभी में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, नंबर एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा यूकैरियोटिक सेल्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जितने भी हायर क्लास के हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, इन सभी हायर क्लास जैसे प्लांट्स हो गई, एनिमल्स हो गए, कोई भी एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, इन सभी में क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है।
ठीक है। केंद्रक झिल्ली का मतलब कि केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य दोनों में डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। केंद्रक की अभिक्रियाएं केंद्रक में होती हैं और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य की अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगर हम वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो जितने भी लोअर क्लास के हो गए, जैसे बैक्टीरियल सेल हो गई, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि जो डीएनए है ये न्यूक्लियोइड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाता है। कुछ इसमें राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, राइबोसोम्स। ठीक है, वो भी कौन से, 70S राइबोसोम्स। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्म। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये यूकैरियोटिक सेल, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी और ये केंद्रक होगा, इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, बाहर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या है कि केंद्रक द्रव्य और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ठीक है, और जितने भी कोशिकांग है वो मोस्टली अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स उपस्थित होता है तो वो 70S पाया जाता है। तो इसलिए क्या है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये सभी एक साथ चलती हैं, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता। एक तरफ डीएनए बनता है, दूसरी तरफ आरएनए बनता है, और उसी के साथ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरह से सारी अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। जबकि इसमें क्या है कि केंद्रक में होने वाली अभिक्रियाएं या डीएनए का फॉर्मेशन या अन्य अभिक्रियाएं केंद्रक में होंगी, और कोशिका द्रव्य में होने वाली अभिक्रियाएं कोशिका द्रव्य में होगी। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित जितने भी एंजाइम्स हैं वो केंद्रक में पाए जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। इसलिए क्या है कि इनकी अभिक्रियाएं अलग अलग होती हैं, इनमें एक डिफरेंशिएशन होता है, और इसीलिए ये पूर्ण रूप से विकसित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल बोल रहे हैं हम या एनिमल सेल बोल रहे हैं, तो ये क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है कि पूर्ण रूप से विकसित होगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, ये अविकसित होगी। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेज या कोशिकांग अनुपस्थित होंगे, राइबोसोम 70S का पाया जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज किसकी हो गई, सेल की, कोशिका की। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं कोशिका क्या है, कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये जीवन की क्या है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। और जीवन क्या है कि जीवन एक लाइफलेस मॉलिक्यूल से या लाइफलेस केमिकल से बना होता है। ठीक है, तो लाइफ इज कंपोज ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, ये सारे नॉन लिविंग क्या है, एक लिविंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक। और दो तरह की ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यूकैरियोटिक जैसे हायर क्लास के एनिमल सेल या प्लांट सेल, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है सेल के बारे में। अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, तो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। सबसे बाहर का जो पार्ट होता है इसको हम सेल बॉल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, सेल बॉल। और सेल वॉल का काम होता है कि इसको एक शेप प्रदान करना और जितने भी सुरक्षात्मक इसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में क्या है, कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये छिद्र अपने एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मॉलिक्यूल्स का या केमिकल्स का या एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इनको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये कोशिका भित्ति में छिद्र होते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज होता है वो होता है केंद्रक। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें भी छिद्र होते हैं जो कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। ये क्रोमैटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो यही जो मेटाफेज होती है उसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, थिक होके यही क्रोमोसोम को निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक इसमें केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस का काम होता है क्या, कि आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन, उनका निर्माण करना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। और बाकी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये केंद्रक हो गए। बाहर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी केंद्रक से, ठीक है, इसी केंद्रक से क्या होता है कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहती हैं इन केंद्रक की झिल्ली से, ठीक है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है। ER दो तरह की होती है, एक पे राइबोसोम होते हैं और एक पे राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। जिस पे राइबोसोम होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस पे क्या होगा, राइबोसोम्स उपस्थित होंगे, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या होगा, इस पे राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम होता है प्रोटीन से संबंधित जितनी भी अपक्रियाएं हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन या प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या, जिस पे राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी लिपिड का बायोसिंथेसिस हो गया है, लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। इसके बाद एक गोल्गी एपरेटस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी का काम होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन, ठीक है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का सिक्रेशन करता है जो कि हमारी सेल वॉल या किसी अन्य कोशिकाओं का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिक्रेशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है और दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम प्लांट सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें एक कोशिकांग होता है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा, एक आउटर सेल होगी, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, अंदर ग्रेनम, ठीक है। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और इसमें जो मैट्रिक्स पाया जाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। और ये ग्रीन कलर का क्या होगा, ग्रेनम। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक स्ट्रोमा और दूसरी ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम की बात करें, जो ग्रीन कलर की होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अपक्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, अंधेरी अपक्रिया, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, जबकि लाइट रिएक्शन में क्या, कि एनर्जी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं रेडिएशन एनर्जी के द्वारा, और ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और बाद में एटीपी का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसमें एटीपी के निर्माण को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेनम में, ठीक है। तो ग्रेनम में क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, यहीं पे ग्रेनम में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की
लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अपक्रिया, और स्ट्रोमा में कैसी होती है? डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, अंधेरी अपक्रिया। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंपल होती है और अंदर की फोल्डेड फॉर्म होती है। ठीक है, जो फोल्डेड फॉर्म होती है उसमें एक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, और जो अंदर की तरफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में जो भी मेम्ब्रेन होगी इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी। और ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स में F0 F1 पार्टिकल्स इसमें पाए जाएंगे। ये कौन से पार्टिकल्स होंगे? F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, इनको ATPase भी बोला जाता है, ATPase, क्योंकि ये ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी मैट्रिक्स होगा उसको क्या बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्गी एपरेटस हो गया। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये क्या होता है? पावर हाउस, पावर हाउस। ये क्या? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का निर्माण में हेल्प करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, बायोसिंथेसिस करती है और उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या फैट से संबंधित हो, ये लिपिड या फैट का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद क्या होता है कि लाइसोसोम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इनमें लाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? लाइटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं कि इकट्ठा होकर जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स, ठीक है, या फिर अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ठीक है, या फूड मटेरियल्स हो गए, उनका सभी का पाचन करने का काम लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बैग्स। ठीक है, ये सुसाइड बैग्स ये स्वयं भी खत्म हो जाते हैं, मतलब अपने आप को खत्म कर लेते हैं, और जितने भी मटेरियल होंगे इनमें, चाहे फूड मटेरियल हो या कोई भी वेस्ट मटेरियल हो या अपशिष्ट पदार्थ हो, उन सभी का ये डाइजेशन करता है। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या? लाइटिक एंजाइम्स में, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये अपने आप को सुसाइड कर लेता है और अपने साथ ही क्या, जितने भी पदार्थ होंगे उनको भी डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसके बाद कुछ पैरोक्सिसोम्स मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, फ्री क्या होंगे? राइबोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, कुछ क्या है कि फ्री साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे पाए जाते हैं? 80S राइबोसोम्स, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S। ठीक है, इसकी सब यूनिट्स 60S और 40S होती हैं, जबकि इसकी 50S और 30S सब यूनिट्स होती हैं। तो ये क्या, राइबोसोम्स का काम क्या हो गया कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की बायोसिंथेसिस। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स पाए जाते हैं, कुछ पैरोक्सिसोम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जर्मिनेटिक सीड्स होते हैं। पैरोक्सिस, ठीक है, जितने भी जर्मिनेटिंग सीड्स होंगे उन सीड्स में क्या है? पैरोक्सिसोम एक लिपिड्स की बायोसिंथेसिस के लिए या लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, उनसे इसको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये मेन सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, ये हो गए कि क्लोरोप्लास्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, केंद्रक हो गया। ठीक है, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, रिक्तिकाएं हैं, रसधानी वैक्यूल्स। ठीक है, बड़ी स्ट्रक्चर की क्या पाई जाती हैं? वैक्यूल्स। इनको क्या बोलता है? रसधानी। ठीक है, क्या पाया जाएगा? वैक्यूल्स।
रसधानी। ठीक है, इन वैक्यूल्स का काम होता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल, ठीक है, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स या पदार्थ, उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स। और रिजर्व मतलब, ठीक है, ये रिजर्व बॉडी इनको बोलते हैं कि जितने भी हमारे पदार्थ बनेंगे उन सभी पदार्थों को ये रिजर्व रखने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, या जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का क्या है कि सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। जब इनका डिवीजन होता है तो डिवीजन के समय कुछ स्पेंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उससे क्या है कि मूवमेंट होती है, हमारे क्रोमोजोम्स की मूवमेंट होती है, उसके लिए सेंट्रोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या है कि एक तरह से प्लांट सेल के बारे में, कि प्लांट सेल में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या हो गया? जो केंद्रक में मैट्रिक्स पाया जाएगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और केंद्रक के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्टिकल्स, जो भी मटेरियल होगा, इसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है कि केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर का जितना भी मटेरियल, जितना भी मैट्रिक्स होगा, वो सब साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक टर्म होती है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा के जितना भी मटेरियल बचा वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म ही होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या? जीवित, एक तरह से जीवित की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पार्ट, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी मटेरियल हो गया, वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। और यही भौतिक आधार होता है जीवन का। तो ये सारी चीजें हो गई किसकी? प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, वैक्यूल्स हो गई। ठीक है, और जो केंद्रक है, ये जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी कोशिका में, इन सभी होने वाली अभिक्रियाओं को रेगुलेट कौन करता है? केंद्रक। ठीक है, केंद्रक के द्वारा क्या है? जितने भी हमारे रिएक्शन होंगी, बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, ये सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस ये केंद्रक द्वारा ही रेगुलेट होती है। केंद्रक में डीएनए पाया जाता है क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में, न्यूक्लियोलस पाई जाती है केंद्रका जिसको बोलते हैं, ये आरआरएनए और राइबोसोम्स के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर के मैट्रिक्स को साइटोप्लाज्म, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट प्रोटोप्लाज्म, जो कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम प्लांट सेल के बारे में समझ लिए कि प्लांट सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनीज होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है। तो ये सारा हो गया प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो डायमीटर होता है, जो उनकी माप होती है, वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है, जबकि ये 10 से यूकैरियोटिक सेल्स 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या? एक ट्रांसलूसेंट या विस्कस मटेरियल होगा इस कोशिका के अंदर जो पाया जाता है। ठीक है, दोबारा एक बार हम सभी कोशिकांगों के काम देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन या भोज्य पदार्थों का निर्माण। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होती है। वैक्यूल्स का काम होता है जितने भी रिजर्व मटेरियल्स होते हैं उनको रिजर्व करना। ठीक है, और इसके बाद सेल वॉल होती है, सेल वॉल का एक शेप देना और इसको एक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सेल वॉल दो तीन तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला। ठीक है, इसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है, जिससे टिश्यू से और सेल से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। केंद्रक होता है, केंद्रक का काम जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गए उन सभी को कंट्रोल करना होता है। इसमें क्रोमैटिन फाइबर्स जो कि मेटाफेज में क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। एक न्यूक्लियोलस केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और इसी केंद्रक से बाहर क्या अटैच रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये लिपिड्स और फैट्स के बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी।
ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन से संबंधित होगी। राइबोसोम्स प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गोल्गी बॉडी क्या, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करती है जिससे सेल वॉल या अन्य पदार्थों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बाहर एक आउटर होती है सेल मेम्ब्रेन होगी और अंदर की फोल्डेड फॉर्म की मेम्ब्रेन होगी। अंदर वाली में क्या F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं या फिर ATPase होते हैं। तो ये लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्लांट सेल के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हम अलग अलग रिएक्शंस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के निर्माण को क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जबकि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा उसको क्या बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर ATP का निर्माण। वैक्यूल्स रिजर्व बॉडी होते हैं। तो ये सारा हो गया प्लांट सेल के बारे में।